आपके हिसाब से आने वाले 10 साल में कौन सा ऐसा एक स्किल है जो हर लीडर के अंदर होना ही होना चाहिए? हम जिस एरा में रह रहे हैं ना, इतनी अनसर्टेनिटी है और इतनी चेंजेस, इतनी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, तो जो लीडर है मेरे हिसाब से उसमें जो एक स्किल होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड डू सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, लीडरशिप अनफिल्टर्ड विद रंजीत तिवारी में आज हमारे साथ सिमिन अस्करी मैन है। भारत के उन चुनिंदा एचआर लीडर में से एक जो पीपल, प्रोसेस एंड पर्पस को साथ में लेकर कंपनियों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाती है। मैम ने डीएस ग्रुप में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एचआर और बिजनेस एक्सलेंस के क्षेत्र में शानदार काम किया हुआ है, चाहे वो लीडरशिप डेवलपमेंट हो, कल्चर बिल्डिंग हो और एचआर के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है, उन सब में मैम का काम काफ़ी शानदार रहा हुआ है। मैम का एक सिंपल, बिल्कुल ही सरल फिलॉसफी रहा है, काम को बेहतर ही नहीं, अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो चलिए हम लोग मैम का जो काम है और जो इतने दशकों का जो एचआर लीडरशिप की जो चीज़ें रही हुई है, जो इन्होंने काम किया हुआ है हर फील्ड में, उसको एक अनफ़िल्टर्ड वे में जानते हैं, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल बन पाए। सो नमस्कार मैम। नमस्कार। थैंक यू सो मच रंजीत जी। मैम पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया और इतना बिज़ी शेड्यूल में से मेरे को इतना टाइम आप निकाल कर दे रही हैं। और आई होप कि आप बीच में थोड़ा-सा अनवेल भी थी। ऑल गुड। हाँ, सब अब बिल्कुल सब ठीक है और थैंक यू सो मच आपने ये पॉडकास्ट करने की मुझसे जो रिक्वेस्ट दी थी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड आई एम हैप्पी कि आपने मुझे चूज़ किया है एंड आई एम होपिंग के पॉडकास्ट के ज़रिए जो आप मैसेज कहलाना चाहते हैं यंगस्टर्स को या एचआर प्रोफेशनल्स को, तो वो सही से पहुंच पाए। थैंक यू। मैम अक्सर मैं आपको आपसे सुनते हुए मैं चला रहा हूँ कि चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। तो आपके हिसाब से भारतीय जो कंपनियाँ हैं, उसमें जो पुराने तरीके हैं, उनको तुरंत क्या चेंज करने की ज़रूरत है और क्यों है मैम ऐसा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ट्रेडिशनल वेज ऑफ वर्किंग होती हैं, उसके अंदर हम उनको बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते हैं और हम उनको इसलिए चलाते रहते हैं बिकॉज पुराने टाइम से चली आ रही हैं और सही चली आ रही हैं और उनसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती भी हैं। मगर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, ख़ास तौर से क्योंकि आप एचआर की फील्ड से सवाल पूछ रहे हैं, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जहाँ मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है बहुत क्विक चेंजेस की। फॉर एग्ज़ाम्पल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो एक रिएक्टिव सॉर्ट ऑफ प्रोसेस होता है बिकॉज वो हमेशा ईयर के एंड में होता है, चाहे वो हाफ ईयरली हो या एनुअल हो। हमेशा साल ख़त्म होने के बाद हम इवेलुएट करते हैं एम्प्लॉयज़ का कि आपने कैसे परफॉर्म किया, तो एक सॉर्ट ऑफ रिएक्शन होता है। और जो प्रोसेस है उसका भी जो मायने एम्प्लॉयज़ निकालते हैं वो ये होते हैं कि हमें वो इवेलुएट किया जा रहा है। जबकि जो आज के टाइम में जिस तरह से बिजनेसेस चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जनरेशन जी ज्वाइन कर रहे हैं एंड द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो आर गेयरिंग अप टू कम इन, विद ऑल ऑफ दैट बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रोसेस को कम से कम बहुत जल्दी चेंज करें। आज की जनरेशन जो है ना, इसका इंतज़ार नहीं करती कि आप साल के आखिर में उनको बताएं कि कैसे थे। और आज की टाइम में क्योंकि इतनी सारी बदलाव आ रहे हैं, एजिलिटी बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशंस में। तो अगर हम आखिर साल के अंदर इंतज़ार करेंगे अपने आप को सही करने में या कोर्स करेक्ट करने में, तो बिजनेसेस पे भी बहुत मेजर इम्पैक्ट होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूअस और ट्रांसफॉर्मेटिव एंड द डायलॉग शुड बी ऑन डेवलपमेंट रादर देन इवैल्यूएशन। तो हमारा आज की डेट में जब हम जिस तरह से करा करते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस, वो ईयर एंड के अंदर आपको ये बताएंगे कि आपने कैसे किया कैसे नहीं किया। तो आप बेसिकली फॉर्म्स फिल कर रहे हैं और टिक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये अच्छा था एम्प्लॉई या नहीं था। जबकि जो ज़रूरत है आज की डेट में वो ये है कि हम कैसे बीच रास्ते में ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस, चाहे वो मंथली हो, डेली हो, वीकली हो, डिपेंडिंग और आप कितनी जल्दी कर सकते हैं, एक कॉन्टिन्यूस डायलॉग होना चाहिए बिटवीन अ मैनेजर एंड द टीम मेंबर, ताकि अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है तो वो बीच टाइम में ही सही होनी शुरू हो जाए। टाइम रहते हो उसको बिल्कुल। ठीक किया जा सकता
और आज के टाइम में तो ये बहुत आसान हो गया है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इस तरह से आ गई है, ख़ास तौर से एआई के आने के बाद इतनी जल्दी से हम डिस्कशंस कर सकते हैं। हमारे पास सारे डैशबोर्ड्स परफॉर्मेंस के डेली इंस्टेंटली आते हैं। तो हम उसी को देख करके जहाँ हमें प्रिडिक्शन मिलने लगे कि ये थोड़ा सा डगमगा रहा है ये एम्प्लॉय अपने राह से और परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप होने लगी है, वहीं बात करना शुरू करें कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, can we be of any assistance, do you need help, do you need anything which is not, you know, which will help you in your performance. And ultimately I think that is what is going to help organizations really go to the next level. So I think that is one thing जो हमें बहुत ज़रूरी है चेंज जो मुझे करना। पहली बार सुनने को ये मिल रहे हैं, मैं बहुत सारी मैं कंपनियों में विज़िट करता रहता हूँ, तो जो यंग जनरेशन है, जो जी। तो वो हमेशा बोलते हैं कि यार पूरे साल तो ये लोग कुछ बताते नहीं और साल के एंड में बोलते हैं कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। जी। तो ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है मेरे हिसाब से जो आपने उठाया मुद्दा कि जी। लोगों को अगर साल के एंड में बता रहे हो, वो आप पहले से बताओ तो वो डेवलप भी करेगा, अपने आप में चेंजेस भी एग्जैक्टली करेगा। जब हम ये फीडबैक्स और डायलॉग्स कॉन्टिन्यूस रखते हैं ना, उससे एम्प्लॉय को लगता है कि आप उसकी केयर करते हैं, आप उसको डेवलप करना चाहते हैं, आप खाली इवेलुएट नहीं कर रहे हैं। उसको कॉन्फिडेंस भी आता है कि जो कमी जी। एक लीडर के तौर पर हमेशा चाहिए कि आप कुछ ना कुछ उसमें डेवलपमेंट लाते रहें, बताते रहें। जी। मैम आप हमेशा लीडरशिप डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजी पर बहुत सालों से काम करते हुए चली आ रही। आपके हिसाब से आने वाले 10 साल में कौन-सा ऐसा एक स्किल है जो हर लीडर के अंदर होना ही होना चाहिए? हम जिस एरा में रह रहे हैं ना, इतनी अनसर्टेनिटी है और इतनी चेंजेस, इतनी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, तो जो लीडर है मेरे हिसाब से उसमें जो एक स्किल होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए टू लीड इन द टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी विथ मच क्लैरिटी। सो आपका आपके चारों तरफ उधर पुधर भले ही हो रही हो, मगर आप एक कामनेस के साथ अपनी टीम को फॉरवर्ड मूवमेंट दे सकें और उनको एक डायरेक्शन दे सकेंगे। हाँ, ऐसे आपको काम करना है, ये जो भी कंसर्न्स हैं या जो भी चेंजेस हैं, हम उसको ऐसे ओवरकम करेंगे। अगर लीडर ही खुद घबरा जाए या लीडर ही कम्युनिकेट क्लियरली नहीं कर पाए इंटेंशंस को या ऑब्जेक्टिव्स को, दोनों चीज़ों को, तो फिर टीम्स जो हैं वो कभी भी आगे मूव नहीं कर पाएंगी। आई थिंक दैट इज़ वन एस्पेक्ट विच आई फील leading in times of uncertainty with clarity is what I feel is very important for a leader. आप हमेशा 3 चीज़ों को बैलेंस करके चलती हैं, पीपल, प्रोसेस एंड पर्पस को लेकर। आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है कि इन चीज़ों को बैलेंस करने के दौरान आपका जो लोगों की असली अनुभव और जो भावनाएँ जो हैं, वो कहीं धूल-मिल ना हो जाए, उसके लिए आप क्या करती हैं? आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है इसके? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो प्रोसेसेस पे चलती हैं, मगर बहुत टाइम ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को ये लगने लगता है या लीडर्स को दी ऑर्गेनाइजेशन ये लगने लगता है कि जितने ज़्यादा प्रोसेस होंगे उतने ही हम स्ट्रोंगर होंगे, जबकि प्रोसेसेस बनाए जाते हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको एलिवेट करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए। अगर प्रोसेस बनाए जाएँ बिना ये सोचे हुए कि उसका पर्पस क्या है और वो किसी को इम्पैक्ट कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, वो प्रोसेस की कोई मायने नहीं होते हैं। तो ये सोचना कि प्रोसेसेस हैं और ज़्यादा प्रोसेसेस हैं इसलिए हम बेहतर ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है। मेरा हमेशा मानना ये है और ये मैंने थ्रू आउट माई जर्नी एक्चुअली सीखा है कि प्रोसेस हमको जब भी बनाने चाहिए उसका सबसे पहले उसका वाई पूछना चाहिए, ये क्यों है, इसका मकसद क्या है, ये हमने किस लिए बनाया है, इससे एक्चुअली इम्पैक्ट होगा क्या। आपको पता है मेरी जर्नी में मैं एंटरप्रेन्योर भी रही हूँ फॉर सर्टेन पीरियड, एंड उस पीरियड के अंदर आई थिंक दैट स्किल्स डेफिनेटली गेट डेवलप वेयर यू स्टार्ट आस्किंग इस काम को करने से मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो चाहे वो एचआर का प्रोसेस हो, फाइनेंस का प्रोसेस हो, मार्केटिंग का हो, प्रोक्योरमेंट का हो, कोई सा भी प्रोसेस हो, अल्टीमेटली अगर बिजनेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है या मेरे लोगों को इम्पैक्ट पॉजिटिवली नहीं कर रहा है तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो पूरा वे ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग एसओपीज है, प्रोसेसेस है, वर्क इंस्ट्रक्शंस है, वो यही है कि उसका सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस डिफाइन किया जाता है और उसके बाद आगे काम होता मैम आप वेव रिवेल में लगभग 10 साल तक आपने काम किया हुआ है और आज भी काफ़ी डिसीजन मेकिंग आप कॉर्पोरेट रोल में हैं। क्या आज भी
वेव वाली कुछ वैसी रिवेल वाली जो चीजें जो थॉट प्रोसेस है, क्या आपके संज्ञान में उस तरह की चीजें आती हैं आपके? वेव रेबेल मेरा एंटरप्रेन्योरियल वेंचर था एक्चुअली. माय हस्बैंड स्टार्टेड दिस एंड आई हैड जॉइंड हिम इन दिस वेंचर. एंड जो रेबल स्पिरिट है उसकी वो कभी भी जाती नहीं है मेरे ख्याल में, और हमने शायद नाम भी उसी हिसाब से चुना होगा उस टाइम. मुझे याद नहीं एग्जैक्टली हमने किस वजह से ये नाम चुना था, बट आई स्टिल रिमेंबर दिस वेरी फॉन्डली. एंड आई स्टिल फील कि वो जो रेबल स्पिरिट है वो है मुझ में, डेफिनेटली है. एंड वो मैच्योर ज़रूर हो गई है, वो सही डायरेक्शन में रिबेलियस है, क्योंकि मेरे जो इनेट एक क्वालिटी है आई वुड से, या मेरी एक खसूसियत है मेरी अपनी, वो ये है कि मैं हर चीज़ को क्वेश्चन बहुत करती हूँ. कोई भी चीज़ हो रही है तो मुझे उसका उसका पता करना ज़रूरी है कि किस लिए हो रही है. मैं किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करती, ना किसी प्रोसेस को, ना किसी तरीके को. मैंने जब किसी कॉर्पोरेट में वापस कदम रखे तो बहुत टाइम मुझसे ये बोला जाता था, नहीं मैम ये तो हम ऐसे ही करते हैं. क्यों करते हैं ऐसे? उसका क्यों का जवाब नहीं होता था. तो वो क्यों का जवाब मैं हमेशा ढूंढती हूँ, यू नो, डूइंग एनीथिंग. सो आई थिंक वो रिबेलियस स्पिरिट तो हमेशा रही. उससे जवाब भी ना अपने अंदर से काफी चीजें निकल जी कर आती है कि सही है क्या जी क्या है। जो अपने आप से पूछो तो बहुत सारी चीजें सिनारियो जो जी जी. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, मैं इसी चीज को थोड़ा सा और आगे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जो काफी ज्यादा मिराकल लिया, बहुत ही अलग हटकर आपको काफी पसंद की हो? अगर उसको कुछ आप बताना चाहिए। मुझे नहीं मालूम मेरे डिसीजंस कितने लोकप्रिय हुए हैं, क्योंकि मैंने कभी डिसीजंस इस बेसिस पे नहीं लिया कि कितना लोग उसको पसंद करेंगे. मैंने हमेशा डिसीजंस इस बेसिस पे लिया है कि मेरा ऑब्जेक्टिव कैसा मीट हो रहा है, राइट. तो डेफिनेटली मैंने अनकन्वेंशनल डिसीजंस लिए हैं, एज जैसे मैंने आपसे बोला कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बोला जाता था ऐसे ही होता है. मतलब एक सिंपल सी चीज़ है कि हमारे यहाँ एक एम्प्लॉई था हमारा, जो मैं देखती थी बैठा हुआ महीने के आखिरी में, जब एंड ऑफ द मंथ होता था, उसको कम से कम 8-10 दिन लगते थे, क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बिल्स जो है उसको वेरीफाई करता था, फिर वो अटेंडेंस मैकेनिज्म से वेरीफाई करता था, फिर वो ये देखता था कि उसका पीएफ हमारा सही जगह पे कटा है कि नहीं, तो वो वेरिफिकेशन करता था. कम्प्लीटली नॉन वैल्यू एडेड वर्क. एंड आई केप्ट आस्किंग कि ये हम क्यों करते हैं. मतलब ये व्हाई आर वी डूइंग दिस? इज देयर एनी रीजन कि इसको एक आदमी के 10 दिन इस चीज में निकलते हैं? मुझसे बोल रहे थे तो मैम हम क्या करें, यही काम होता है, ये बहुत जरूरी होता है और हमको ऐसे ही करना पड़ता है क्योंकि हमारे बिल्स आते हैं. और अल्टीमेटली आई फेल्ट कि दिस इज जस्ट टू मच. सो मैंने जो ऑटोमेशन अपने यहाँ डिपार्टमेंट में स्टार्ट किया वो इसी हिसाब से किया था, इसी मकसद से किया. एंड दैट वाज द फर्स्ट थिंग एक्चुअली स्टार्टेड विद ऑन ऑटोमेशन, कि आप ये सबसे पहले ऑटोमेट करेंगे. और कोई ऐसा नो ब्रेनर था कि इसके में इतनी इनएफिशिएंसी है कि मेरे गाने के 10 दिन लग रहे हैं. तो सबसे पहले इसलिए हो गया डिले डिले तो भले इसलिए नहीं होता था क्योंकि वो मेक श्योर करता था कि 10 दिन हो रहे हैं, मगर वो 10 दिन किसी का वेस्टेज है, राइट. तो मैंने जो अपने एचआर के अंदर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लीडर्स ना वन बिट एट अ टाइम ऑटोमेट करते हैं. मैंने जो अनकन्वेंशनल काम किया है वो ये है कि मैंने बहुत सारी जगहों पे चैप्टर्स खोल दिए हैं, बहुत सारे ऑटोमेशन जो है वो एक साथ करने शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे चेंजेस जो है वो एक साथ करने शुरू कर दिए हैं. मगर वो सबसे ये हुआ है कि होपफुली मेरी टीम्स को अब ये लगने लगा है कि दीज आर थिंग्स व्हिच आर फॉर आवर बेटरमेंट, these are things which are making us all more efficient, these are things which is making my department shine, and everybody says oh okay, HR department is actually doing a lot of work, there's a lot of things that we are able to do because हमारे पास अब टाइम है वो सब करने के लिए. पहले हम इन्हीं सब चीज़ों में एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के अंदर अटके रहते थे. तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा अपने कंट्रीब्यूशन इन चीज़ों में दिया है. स्केल अप हो जाने के बाद प्रोसेस और ये सब चीजें बन जाती हैं एक बार तो शायद इजी जी. लीडर्स के लिए भी और आपकी टीम के लिए भी बेहतर हो जाए. तो मुझे हमेशा यही लगता है रंजीत जी के आदमी को काम ऐसे करने चाहिए जो वो लेगेसी रहे. मैं हूँ ना हूँ, मेरे प्रोसेसेस ऐसे सेट हो जाए कि टीम्स, आने वाली भी टीम्स को ना ये पता हो कि हाँ ये करने का बेहतर तरीका है. अब जब से मैंने बिजनेस एक्सीलेंस संभाला है तो मैंने ये चीज़ और मुझे लगता है मेरे दिमाग में घर कर गई है कि हर काम करने को, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, उसको करने का फास्टर, बेटर, चीपर तरीका हमेशा होता है, irrespective of how good a process is. So you should continuously try and improve. मैंने HR के अंदर सिक्स सिग्मा लगवाया. सिक्स सिग्मा प्रोसेस करने से हम लोग की काफी चीजों के अंदर अफेक्ट आया है.
मैम अब मैं आपसे ना बहुत ही सिंपल और छोटे-छोटे से सवाल पूछूँगा जो जस्ट लाइक अ रैपिड फायर होते हैं, तो उस तरह से आपको जवाब दें। अगर आपकी टीम, आपकी लीडरशिप की जो जर्नी रही है, चाहे जो आप काम करते हैं, अगर हम उसको एक इमोजी के तौर पर दिखाना चाहे तो वो इमोजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इमोजी की तरह से। अच्छा, मेरे हिसाब से वो इमोजी होगा फायर इमोजी, बिकॉज आई एम ऑलवेज वन ऑफ दोज हु इज एनर्जेटिक, हु इज फुल ऑफ energy and lights up things, and maybe has that, that innate nature of a fire. So maybe the fire emoji. अब तो आपकी टीम को आदत सी पड़ गई होगी, नहीं तो पहले तो आप फायर मोड में हमेशा बोलते नहीं ये चेंज करना हो, क्योंकि लोगों में चेंजेस लाना शुरू में बहुत सारे ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, किसी भी लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हैं। तो अब तो हमें लग रहा है काफ़ी साल हो गए, तो लोग जी, के साथ उस वे मेरे हिसाब से जी यूज टू हो गए होंगे। एक आप एक अच्छी लीडर नहीं बन सकते अगर फील इन द ब्लैंक है, अगर आप डरती तो। अगर मैं किसी चीज़ से डरती तो आई थिंक, अगर मैं चेंज से डरती ना तो मैं कभी अच्छी लीडर नहीं बनती। मैंने थ्रू आउट माई करियर, द जर्नी ऑफ माई करियर, आई changed, evolved, become something one after the other, starting from being a salesperson to a business development person to an entrepreneur to an HR person, evolved into an HR person, heading HR, then heading business excellence. So I have continuously tried to evolve myself. If I was scared of change, मेरे ख्याल में मैं कभी अच्छी लीडर नहीं बन पाती। बड़ा गट्स की ज़रूरत है। हम लोग ऐसा कर पाते, वो सोचते कि यार जैसा चल रहा है उनसे चलते रहो वो चीज़ों को। वो लोग उसमें चेंजेस लाने से डरते भी कि मतलब हम लेने जा रहे हैं कुछ लगा तो और ये ना हो जाए। तो बहुत कम ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि इतनी जल्दी फ्रिक्वेंटली हर नहीं नहीं, आप बहुत जल्दी और चेंज भी सुनेंगे, बताऊंगी मैं आपको इसके बाद। आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा बिलीव करती हैं? प्रोसेस या लोग? अगर सपोज़ कोई स्टार परफ़ॉर्मर है और वो प्रोसेस को कम फ़ॉलो करता है या नहीं करता है, तो आप उसको रहने देंगी या बोलेंगी कि अब तुम जा सकते हो? देखिए, कोई भी एक इंडिविजुअल कितना भी अच्छा परफॉर्मर हो, वो ऑर्गेनाइजेशंस को कियोस में नहीं डाल सकता। प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होते हैं, और स्पेशली जब आप किसी पर्पस के लिए प्रोसेस बनाते हैं। आप अच्छे परफॉर्मर को एक दफ़ा कोच करेंगे कि देखो ये करने से ये नुकसान होता है, एंड मोर ऑफन देन नॉट अगर अच्छा परफॉर्मर है तो समझ भी जाएगा, प्रोसेस फॉलो करेगा। मगर अगर नहीं करेगा उसके बावजूद भी, तो फिर आई वुड देन लेट देम गो। आपके डेफिनेटली लिए प्रोसेस मायने रखता है? प्रोसेस डेफिनेटली मायने रखता है, लोग भी मायने रखते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ गुड परफॉर्मेंस ही सब कुछ है, यू नो। प्रोसेस के साथ बिल्कुल, बेसरबस उसके साथ ज़रूरी है। डिसिप्लिन में तो रहना ज़रूरी है, बिल्कुल। तभी आप जी, और अच्छा जी। आपकी कौन-सी ऐसी एक स्किल, चाहे और भी जो स्किल है, जो आपने लिंक्डइन प्रोफाइल में आपने मेंशन नहीं किया? ओके, ये सोचना पड़ेगा मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल में क्या मेंशन किया है। बट I think I bring in clarity despite there being a lot of complexity or chaos. I do have this sense of getting into difficult situations or problematic areas and seeing some sort of clarity and leading my team in clarity. So I think I do have that. Maybe I've not mentioned that. मैम रिज़्यूमे में ऐसी कौन-सी चीज़ होती है, जिसको आप देखते ही फ़ौरन आप बोलते हैं कि नहीं-नहीं अभी ठीक है, हो गया मतलब उस तरह से, तो कैसे आप वो इवैल्यूएट करती हैं क्राइटेरिया से कि इस चीज़ को? आजकल रेज्यूमे ना बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत बनने लग गए हैं, और अब लोग एआई यूज़ करने लगे हैं तो और ज़्यादा अच्छी इंग्लिश होने लगी है और सब अच्छे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे जो रेड फ्लैग किसी भी रेज्यूमे में लगता है ना, वो ये होता है कि अगर बहुत सारी चेंजेस हैं, किसी की बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं और इनकन्सिस्टेंसीज हैं उसके अंदर, देन आई हैव अ प्रॉब्लम। बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि किसी भी एम्प्लॉय को, और ये मैं एडवाइस हमेशा यंगस्टर्स को भी देती हूँ, कि कहीं पर भी जॉब करने जाओ तो थोड़े दिन वहाँ पर रहो, अपने आप को प्रूव करो, वहाँ पर अपने को इस्टेब्लिश करो, उसके बाद डेफिनेटली टेक अनदर प्लान। आई एम नॉट सेइंग, एक टाइम था जब एचआर वाले बोलते थे कि व्हेन यू इंडक्टेड उसके बाद रिटायरमेंट में मिलेंगे, ऐसा होता नहीं है। एवरी कपल ऑफ ईयर्स लोग छोड़ के दूसरी जॉब्स ढूंढते हैं, लेकिन एटलीस्ट उतने टाइम तो रुको ना कि आपकी अपनी वर्थ पता चल जाए ऑर्गेनाइजेशन में।
तो अगर वो जंप्स होते हैं ना, तो फिर आई डोंट इवन कंसिडर दोज़ पीपल। अस्करी मैम, संडे के बाद तो एन्जॉय करने के बाद मंडे किस काम के लिए सबसे ज़्यादा कि अभी मॉर्निंग मुझे ये करना है, किस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड? ओके, मंडे मॉर्निंग एक्साइटमेंट। मैंने मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ तो सुना था। मंडे मॉर्निंग एक्साइटमेंट मुझे प्रोबेबली इससे होता है कि मैं सबसे पहले आ कर के अपने आगे का हफ्ता जो है वो कैसे निकलेगा और उसमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कंप्लीट करनी। आई थिंक वो प्रायोरिटी सेट करने में मेरा वक़्त जाता है, और आई थिंक दैट्स द एक्साइटमेंट आई हैव कि ओके, टुडे इज़ मंडे, लेट्स डू दिस फर्स्ट। हाँ, क्योंकि है वो 5 डेज़ का जो भी है प्लानिंग मंडे जी, की मंडे ही को ज़्यादा होती है। जी, जी। आपके लिए क्या बेहतर है? लोग आपको पसंद करें या आपको सम्मान दें? मेरे ख़्याल में सम्मान मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सम्मान लॉन्ग लास्टिंग होता है, और जब आपको सम्मान कोई करता है तो पसंद कर ही लेता है, राइट? अगर डीएस ग्रुप की आपके 12 साल की जर्नी अगर एक बुक लिखी जाए और उस बुक का नाम किसी फ़िल्म की तरह देनी, तो उस फ़िल्म का उस बुक का नाम क्या होगा? उस बुक का नाम डेफ़िनेटली होगा इन परसूट ऑफ एक्सीलेंस, you know, because that's what I have been doing ever since I have joined the organization. I have given my more than 100% so that there is excellence in everything that we are doing. So, in pursuit of excellence. तेज़ी से बदलती दुनिया में जो कि आजकल बहुत तेज़ी से फ्रीक्वेंटली हर चीज़ चेंज होता है। इतने साल हो गए एचआर में काम करते हुए, तो कौन-सी ऐसी क्यूरियोसिटी है जो आज भी आपको काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट करता है? ऐसा क्यूरियोसिटी बोलूँ या ऐसा इच्छा बोलूँ कि जब भी मैं यू नो, व्हेन आई डू समथिंग डिफरेंट, व्हेन आई डू समथिंग न्यू, वो मुझे हमेशा एक्साइट करता है। आज भी सबसे ज़्यादा मुझे जो मज़ा आता है ना, वो मुझे आता है जब मुझे कोई मेरा यंगेस्ट टीम मेंबर आकर के मुझे कोई न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू प्रोसेस या न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग वो आके बताता है कि ऐसे हो सकता है मैम, या ऐसा कर सकते हैं, या देखिए ये वाला टूल आ गया है, इससे ये होने लग गया है। तो वो जो क्यूरियस लर्नर की जो मेरी अंदर वो इच्छा रहती है ना, वो हमेशा दैट इज़ व्हाट मेक्स इट यू नो एक्साइटिंग फॉर मी एवरी डे। खत्म नहीं हुई मेरे ख्याल में नहीं होगी वो, मुझे नहीं लगता है कि होगी। और इसी वजह से मुझे लगता है कि आई कीप ग्रोइंग बिकॉज वो लर्नर की एबिलिटी है, और मुझे अच्छा लगता है उसके अंदर, मतलब जेन्युइनली अच्छा लगता है। कुछ लीडर्स हमें बोलते हैं कि एज जो होता है वो एक फैक्टर है ऐसे, लेकिन जब तक हमारा मेमोरी काम करता हम्म। रहे एज ए लीडर हमेशा जिंदा रहते हैं, तो हमेशा कुछ उसमें कुछ नया सीखना जी। होगा। नहीं, अगर मैं ना सीखूँ ना, तो आई विल बिकम अ फॉसिल। फिर कोई मुझे पूछेगा भी नहीं कि मेरा कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगा ना। तो मुझे अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए हमेशा अपने आप को अपडेटेड। लीडरशिप की ऐसी कौन सी गुण है जो कि आप लोग नहीं भी देखते तो भी आप करती रहती है उस चीज़? कुछ लोग होता है ना कि नजर रख के वो तो चलो ऐसे ऐसे करते हैं सारी चीज़, लेकिन जो चीज़ आपके अंदर है वो चीज़ क्या होता है, कोई नहीं भी देखता है तो भी आप उस तरह की चीज़ों को करती रहती हो। वो क्या? ऐसे लोग अगर होते हैं तो बहुत फॉल्स होते हैं, आई सपोज, बट मैं प्रोबेबली अपने कमिटमेंट से कभी नहीं हटती। अगर मैंने आपसे कोई चीज़ बोली कि मैं करूँगी, या मैं आपके लिए या आपसे मैंने कोई कोई कमिटमेंट दी, या किसी से भी कोई कमिटमेंट दी, तो मैं अपने कमिटमेंट से कभी नहीं हटती। मुझे कितनी भी प्रॉब्लम हो, या अगर मैंने कोई चीज़ बोली है कि होगी, तो आई विल गिव माई 100% टू दैट। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग, चाहे कोई देखे या ना देखे, मुझे ऑब्जर्व करे ना करे, मेरी कमिटमेंट से मेरी कभी भी अपना जो गोल है वो हटता नहीं है कि हाँ, मैंने बोला है तो मुझे करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसा कोई हिडन टैलेंट जो आज तक लोग सिर्फ एचआर के अलावे मतलब और भी जो चीज़ें जो नहीं जानते हैं वो आप एक बार अच्छा जो लोग नहीं जानते कुछ अभी आपने बचाता बंदा रखा। मेरी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें लोग नहीं जानते होंगे, हालाँकि यू आर वेरी काइंड कि आपने मुझे बोला कि सब मुझे जानते हैं। मुझे नहीं लगता इतने लोग जानते होंगे। बहरहाल, एज़ अ इंडिविजुअल या एज़ अ लीडर, आई थिंक बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि आई एम अ वेरी बिग कैट लवर। मुझे आप बिल्लियों के साथ कहीं भी छोड़ दीजिए, आई वुड हैप्पीली स्पेंड टाइम विद देम। एंड कुछ होते हैं ना जैसे लोग अट्रैक्ट करते हैं, तो मुझे कैट्स बहुत पसंद है। तो हाँ, आई धनी हमेशा बहुत सारे रखे भी होंगे। एक ही रखी है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी तो नहीं रख पाई हूँ क्योंकि घर में और लोग भी हैं। मगर हाँ, वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा
फेवरेट एनिमल या फेवरेट पर्सन इन दी हाउस है। तो उससे बातचीत बातचीत भी हो खूब जाए तो उसकी भाषा आप समझ लेती है थोड़ा बहुत आप मुझे लगता तो है कि समझ रही हूँ, मालूम नहीं वो बेचारा क्या बोल रहा होता है, बहरहाल मुझे तो लगता है कि वो यही बोल रहा है, तो कॉन्वर्सेशंस तो हमारी होती हैं। कुछ वैसे और हिडन टैलेंट मैम जैसे सिंगिंग हो गया किसी को कुछ हैबिट इधर उधर और भी चीजें नहीं, ऐसा कुछ और नहीं है रंजीत जी। मैं डेफिनेटली वन ऑफ दोज पीपल में हूँ, जैसे कि जो लोग अखबार खोल के पढ़ते हैं, वो हेडलाइंस पढ़ते हैं, मैं सबसे पहले कॉमिक स्ट्रिप्स पढ़ती हूँ। तो मतलब मैं उधर से स्टार्ट करती हूँ, मे बी स्टार्ट द डे विद ह्यूमर, देन गो टू द मोर सीरियस थिंग्स इन लाइफ। सो आई थिंक दैट्स आल्सो समथिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच मैम टाइम निकालने के लिए और ये फिर से मैं आपको दिल से शुक्रिया बोलूँगा कि आपने इतना अपना कीमती टाइम मुझे दिया और आप लोग भी मैम को फॉलो करिए आपको मैम सारे एचआर की जितने भी फॉर्म है उसमें मिलेंगी सारे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैं बहुत सारे पॉडकास्ट करता रहता हूँ लेकिन मैम ने जो क्लियरिटी के साथ सारी चीज़ें बताई डेफिनेटली जो यंग जनरेशन है जो आने वाला है जो जनरेशन है उनको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा और एचआर लीडर्स भी जो यंग एचआर लीडरशिप को जाकर वाइस प्रेसिडेंट और सीएचआरओ बनते ही सब चीज़ों पर पहुँचेंगे तो जो मैम ने बताया डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए ताकि आने वाले समय में वो एक काफ़ी हद तक मतलब एक मील का पत्थर या बोले या स्ट्रेटजी का पार्ट बन पाए थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।